बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर में जहाँ पाकिस्तानी डायस्पोरा है वो और उर्दू बोलने और समझने वाले ख़वातीन व हज़रात, चाहे वो किसी मुल्क से हों, उनके लिए मैं बात करता हूँ पाकिस्तान के शहर इक़्तिदार में बैठ के। और आज 3 बड़े इम्पॉर्टेंट मौज़ूआत, मबाहिस और डेवलपमेंट्स हैं। पहले किसी ज़माने में अच्छे दहशतगर्द, बुरे दहशतगर्द, और आज के ज़माने में डिजिटल दहशतगर्द और बुरे दहशतगर्द और अच्छे दहशतगर्द। फिर उनकी जो ज़ैली तक़सीम है, अच्छे डिजिटल दहशतगर्द और बुरे डिजिटल दहशतगर्द, ये बहस शुरू हुई है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से। इस पे मैं आपके सामने कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, हिस्ट्री ने जो डॉक्यूमेंट की हुई है वो आपके सामने मैं रखूँगा। दूसरा जो आज का मौजू है वो ये है कि जो बकवासियात करते हैं उनके लिए इक़्तिदार, उनके लिए इख्तियार, उनके लिए मुड़ मुड़ के फॉर्म 47 और जो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं उनसे बेरहमाना, वहशियाना और उसके लिए गैर इंसानी सलूक, ये क्या है? और उसके लिए भी मेरे पास एक वीडियो है, मैं उसके ऊपर अब बेस करूँगा अपनी सारी तजज़िये को। और 18,000 रोज़ाना जनरेशन ज़ी के पाकिस्तान में वोट बन रहे हैं। बाबू, 18,000 रोज़ाना, 2.5 करोड़ अगले इलेक्शन में नए वोटर्स होंगे। जनरेशन ज़ी आ रही है मज़ीद, और वो 2.5 करोड़ उनकी मेमोरी में कौन है, उनके मेमोरी कार्ड में कौन है, और उनकी प्रायोरिटी कौन है, पहली, दूसरी और तीसरी। सबसे पहले आइए कि इमरान खान है, वो उनके बारे में इंसिनुएशन, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, और उनके ऊपर इल्ज़ामात, तोहमतें, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, उनके ऊपर गद्दारी के फतवे, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, उनके ऊपर बुरा होने के डेक्लरेशंस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। दिस इज द ऑर्डर ऑफ द डे। सबब क्या है मैं एंड में बताऊंगा, लेकिन उसका नतीजा क्या है वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। पाकिस्तान में एक नई डिबेट शुरू हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, और वो ये डिबेट है कि जो कोई अपनी राय का इजहार करेगा और उसमें किसी को तनकीद का निशाना बनाएगा, वो हुब्बे वतन उसमें से चली गई है और वो गैर मुहिब्बे वतन यानी अनफेथफुल हो गया और देशद्रोही हो गया, हिंदी में कहते हैं और संस्कृत में कहते हैं। वतन का वो गद्दार हो गया जी। बागी और चीज़ है, गद्दार और चीज़ है। दूसरा ये है कि गद्दारों के साथी, और तीसरा ये है कि क्या किसी नॉन स्टेट एक्टर को क्यों ना लगा दिया जाए। ये ज़ोम के फैसला हमारे पास है, और ये ज़ोम के कोई फर्द एक या कोई अफराद का कोई ग्रोह, वो पाकिस्तान में लोगों की तकदीर भी लिख सकता है और उनकी तकदीर का हिस्सा बखरे भी कर सकता है, और उनकी तकदीर में कभी इख्तियार और इक़्तिदार और कभी उससे रुखसती, ये सारा लिखा जा सकता है। अमली तौर पे ये बहुत दफ़ा हुआ है, जब भी मार्शल लॉ आया, डिक्लेयर्ड या अनडिक्लेयर्ड आया, और मार्शल लॉ आना शुरू हो गया था 50s के अर्ली में। पहला आया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया और पांचवा आया, और अब छठा, इसको लोग कहते हैं ये मिनी मार्शल लॉ है, और इसको लोग कहते हैं कि ये छुपा हुआ अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ है, लेकिन जो कवानीन, ज़ाब्ते, तर्ज़ हुक्मरानी फॉर्म 47 का है वो वही है। एक बड़ी तारीखी बात मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ ख़वातीन और हज़रात, कि ये जो कहा जा रहा है ये गलत नहीं है, और उसका सबब ये है कि जितने लोग इस वक्त इख्तियार और इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, मासिवाए महदूदे चंद जो बेचारे अपनी अपनी कुटिया बचाने के लिए और जो अपनी अपनी काठ की हंडिया बचाने के लिए इस इख्तियार और इक़्तिदार के खेल में शरीक हुए हैं, बेशुमार उनकी तज़लील भी हुई है, लोगों ने की है, और बेशुमार उन पे तनकीद भी हुई है, उनकी तनकीस भी हुई है। लेकिन जो मेजॉरिटी, साइलेंस मेजॉरिटी, वही लोग हैं जो जनरल ज़िया के मार्शल लॉ के नर्सरी के गमले के अंदर ऊपर ऑक्सीजन टेंट था मार्शल लॉ का, उसके अंदर वो पैदा की गई थी सारी की सारी पनीरी। ये तारीखी बात है, इससे कोई नहीं कोई इधर उधर कर सकता। और कुछ खानदान थे जिनको नवाजा गया था, अब उनकी चौथी और तीसरी नस्लें उसी तरह से नवाजी जा रही हैं। अच्छा, एक बात सीधी करते हैं कि ये जो कहा जा रहा है इमरान खान मुहिब्बे वतन नहीं है, तो इसका एक आसान लिटमस टेस्ट ये है कि कौम फैसला करती है ना, वतन क्या है? वतन दीवार नहीं है, वतन बिल्डिंग नहीं है,
वतन खेत नहीं है, वो सारी कंपोनेंट्स हैं, एसेंस है लोग। तो आइए एक इलेक्शन कराते हैं, एक जनरल इलेक्शन कराते हैं, उसके लिए गिनने वालों का कोई रोल नहीं होना चाहिए, और उसमें जो फैसला होगा कि ये सबसे बड़ा मुहिब वतन वो वही होगा जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे। उसके साथ ही जो गद्दारी का सर्टिफिकेट है वो तकरीर के जरिए कोई भी नहीं बांट सकता, ना मैं, ना आप, ना कोई तीसरा। लेकिन अब ये चलन है, तर्ज अमल है, ऑर्डर ऑफ द डे है कि लोगों को इस बात पे लाने के लिए कि हुब्बुल वतनी वो है जो एक आदमी कहता है वो सुनो और जो दूसरा आदमी कहता है वो बिल्कुल भी ना सुनो। इसके नतीजे में पाकिस्तान में शदीद तरीन पोलराइजेशन हुई है, और उस पोलराइजेशन के नतीजे में कौम शदीद तरीन रिएक्शन में है, और उस रिएक्शन के नतीजे में कौम 90% से ज्यादा इमरान खान के साथ खड़ी हो गई है। मेरा ख्याल ये है कि दिस इज द टाइम, लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स शट दिस फैक्ट्री ऑफ क्रिएटिंग गुड तालिबान, बैड तालिबान, गुड टेररिस्ट, बैड टेररिस्ट, और अच्छे गद्दार और बुरे गद्दार। इसका नतीजा एक ही निकलना है, अदम इस्तेकाम, अदम एतमाद और अदम बर्दाश्त। अब आइए, ये जो सारे मैंने आपके सामने एक पर्सपेक्टिव के तौर पे चीज रखी, ये सारा डॉक्यूमेंटेड है। डॉक्यूमेंट्स की तरफ चलिए, और डॉक्यूमेंट्स कानूनी शहादत ऑर्डर 84 के नीचे मैकेनिकली जो चीजें बनाई जाएं, जैसा वीडियो होती है, ऑडियो होती है, वो भी डॉक्यूमेंट्स के जुमरे में आता है। तो जनाब, एक तरफ है वो शख्स जो लोगों को रूल ऑफ लॉ का दर्स देता है और कहता है कि हम जमहूरी लोग हैं, हम मुसल्ला जद्दोजहद पे यकीन करने वाले नहीं हैं, हम लिसानी कोई जमात नहीं है, हम इलाकाई कोई जमात नहीं है, हम कौमी जमात हैं। कौम को इकट्ठा करने के लिए हमने एक परचम सितारा और हिलाल का है, दूसरा एक उस अज़्म इस्तक़लाल का है जिसके साथ इमरान खान का नाम जुड़ता है। जब ये बातें करने वाला उसके बारे में ये कहा जाए कि चूंकि इसने ये राय दी हुई है तो ये गद्दार है, तो फिर कुछ और देखने पड़ेंगे जो फिर अच्छे गद्दार हैं। ये तो बुरा गद्दार हो गया। और राय मेरी भी है, राय पाकिस्तान में 100% वकीलों की भी है। तो पाकिस्तान में फिर गद्दारी से बचेगा कौन? जैसा मशरकी पाकिस्तान सारा गद्दार हो गया था, मगरबी की बारी आ गई है। लेट्स नॉट डू दिस, लेट अस स्टॉप इट, पुट अ पॉज इट टू इट। गहरी सांस लें, रवैया तब्दील करने की जरूरत है। असला तब्दील करके, जेलें तब्दील करके, हथकड़ियां तब्दील करके, मुकदमा तब्दील करके कोई तरीका है नहीं है ऐसा कि कौम की राय को उससे बदला जा सके। ये जरा देखिएगा, जो रूल ऑफ लॉ की बात करता है वो बैठा हुआ है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में जावेद आशवी केस में बताया गया कि प्रिसेंट्स अदालत के क्या होते हैं। गेट के अंदर सारा हाई कोर्ट होता है। ये तो हाई कोर्ट का वो कमरा है जिसके अंदर उसको कहा गया तुम इधर आओ। नवाज शरीफ आया था तो पूरा यही हाई कोर्ट उठ के चला गया था, उसके जहाज के बाहर खड़ा हो गया था इस्लामाबाद के एयरपोर्ट के ऊपर। उसको कहा गया इधर आओ, क्लर्क के सामने बैठो और अपने अंगूठे की और दस्तखतों की तस्दीक करो। कोई बात नहीं, रूल ऑफ लॉ है, वो वहां बैठा हुआ है। ये हमला आवर कौन है? ये मुहिब वतन हो गया ना जी। आप जरा देखिएगा, ये तो कॉन्डक्ट की मैंने बात कर दी। दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो अपनी हुब्बुल वतनी का इजहार इस तरह से करते हैं। एक देखिएगा, वर्दी के ऊपर इल्जाम नहीं लगाना, हमने पहचानना है कि उस वर्दी को दागदार करने वाले 2 या 3 किरदार कौन से हैं, और उन किरदारों को फिर हमने वर्दी की आड़ नहीं लेने देनी। आज ये जो आप आवाज उठा रहे हो ना पापा जॉन्स के खिलाफ और पिज्जा वालों के खिलाफ, वो इसलिए है नवाज शरीफ को समझ आ रही है कि मेरी आवाम को सब समझ आ रही है। दूसरा देखिएगा, खराब करें ये फौज के जनरल और ठीक करें नवाज शरीफ। तीसरा देखिएगा, मैं इस बात पर कन्विंस्ड हूं कि डिफेंस बजट को और भारत के साथ जो पीस प्रोसेस है उसको अलग अलग देखें। मैं डीएचए के खिलाफ हूं। मैं समझता हूं कि फौज को प्लॉट नहीं बांटने चाहिए, जनरलों को प्रॉपर्टी डीलर नहीं होना चाहिए। चौथी भी जरा देख लीजिएगा। 65 में फेक जो है विक्ट्री डिक्लेयर की, वो पूछा आपने, इन्होंने सियाचिन हारा आपने पूछा उनसे, इन्होंने कारगिल हारा आपने पूछा। पाकिस्तान आपने अपना पेट काट कर जिस फौज को मारा है, जो फौज को हेलीकॉप्टर लेके दिए हैं, जो फौज को हमने हवाई जहाज लेके दिए हैं, जो तोपें और बंदूकें लेके दिए हैं, आज वही हेलीकॉप्टर तोपें और बंदूकें पाकिस्तानी का
آپ نے ہماری اچھی بھلی چلتی حکومت کو رخصت کروایا اور ملک و عوام کو اپنی خواہشات کی بھین چلایا. ممبران پارلیمنٹ کی خرید و فروخت جس سے ہم ارشد راز سے جان چھڑا چکے تھے دوبارہ آپ نے شروع کروائی. کافی ہے. اب یہ ملک کس کا ہے؟ یہ ہے جنریشن زی کا. میں ابھی نکلا ایک عدالت سے دوسری جگہ گیا, تیسری جگہ گیا, ہر جگہ لائنیں ہیں ایمبیسیز کے. انہوں نے آؤٹ لیٹ مارکیٹوں میں بھی بھجوا دیے اور ریزیڈینشیل ایریا میں بھی. جس طرح لائنیں اسلام آباد میں بہت خطرناک ڈیفارسٹیشن ہو رہی ہے. ریفارسٹیشن کسی کا باپ دادا بھی نہیں کر سکے گا مل کے, قبر سے نکلا ہے تب بھی. جتنے درخت کاٹے جا رہے ہیں یہ دوبارہ نہیں لگیں گے. لگائے جاتے ہیں سڑکوں کے اوپر, نمائشی ہوتے ہیں, ساتھ پٹی لگتی ہے, اسی دن اس کے اوپر پانی ڈالتے ہیں, اس کے بعد وہ بھول جاتے ہیں. یہ بڑا ظلم ہے. اور شہر اقتدار میں اس کو نیا قتل عام کا منصوبہ کہتا ہوں, اس لیے کہ درخت اللہ کے قانون میں زندہ ہے, اس کو بلا وجہ مارنا قتل ہے. اس پہ میں علیحدہ سے بات کروں گا فیکٹ فگرز کے ساتھ بھی, لیکن آج کی میری بات اس بات پہ ختم ہوتی ہے. 18,000 روزانہ نئے ووٹر آ رہے ہیں. نئے ووٹر جو ہے ظاہر ہے وہ 35 سال کے بعد والے نہیں ہیں, یہ سارے کے سارے جنریشن زی ہے. ان کے میموری کارڈ میں صرف ایک آدمی, آپ بچہ پوچھ لیں, آپ جوان پوچھ لیں, نوجوان پوچھ لیں, اور تھوڑا پکی عمر کا آدمی جو آئے گا اس میں سے, وہ تو سارے ہی بچے اور نوجوان ہیں. ان کے میموری کارڈ میں صرف عمران ہے, پاکستان ہے, دستور ہے, حقیقی تبدیلی ہے, وی دی پیپل میٹر, اور فیصلہ سازی کا حق مانگتے ہیں وہ. فیشزم اٹس اوور فار یو. میں نے پوری درد مندی سے یہ تجزیہ غیر جانبداری سے آپ کے سامنے رکھا ہے. آپ کے سامنے ویڈیوز ہیں, آپ کے پاس فیصلہ ہے, اور جب تک فیصلہ آپ کا نہیں مانا جائے گا, آپ کا ملک کچھ لوگ مل کے بڑی بڑی بلڈنگوں میں بیٹھ کے اس کو نہیں چلا سکتے. اس لیے کہ ساری دنیا میں پارٹیسپیٹو سسٹم بنایا جا رہا ہے جس میں لوگوں کو شامل کیا جائے. یہاں تو پتہ لگتا ہے کینچیاں ہیں, پتہ لگتا ہے آ رہی ہیں, پتہ لگتا ہے آ رہے ہیں بڑے درخت کاٹنے والے. اس کو کاٹو, اس کو پھینکو, اس کو چھوڑو, اس کو توڑو, اس کو جوڑو, اس کو لاؤ, اس کو بھجواؤ. یہ جو لوگوں کے لہجے ہیں نا سوالیہ, وہ اس وجہ سے ہیں کہ لوگوں کی طرف سے یہ کہنا چاہیے کہ میرے مزاج کا اس میں کوئی قصور نہیں, تیرے سلوک نے لہجہ بدل دیا. میرا لہجہ نہیں, رویہ بدلو. پاکستان پائندہ باد.